नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार। एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ उदयपुर राजस्थान में आज जैसा कि आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आज ही के दिन यानी अगस्त क्रांति की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। और इसी के सिलसिले में हमारे साथ उदयपुर में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संयोजक हरीश सुहालका साहब हैं और पिछले काफ़ी वर्षों से उदयपुर में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की एक जो उनकी कोशिश है, उसी संदर्भ में आज हम उनसे बातचीत करेंगे और हरीश जी से जानने का प्रयास करेंगे कि एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत को आप किस प्रकार से देखते हैं, किस तरह से प्राप्त किया जाएगा, क्या उसका ट्रैक होगा, कैसे लोगों के अंदर जागरूकता लाई जाएगी। इन सभी सवालों के जवाब हम हरीश सुहालका जी से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे सबसे पहले तो जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान और एक टीम का जो गठन किया है आपने, तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? हरीश सुहालका आखिर वहाँ तक कैसे गए? उनके मन में एक ख्याल कैसे आया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ज़रूरत है? आपने स्थानीय क्षेत्र में क्या ऐसी विसंगतियाँ देखी, क्या ऐसे भ्रष्टाचार के मामले देखे जिससे आपको लगा कि हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ज़रूरत है? धन्यवाद। जैसा कि आज 9 अगस्त है और आज 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी गई, उसी बदौलत हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। मैं आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि हम 1947 में स्वतंत्र हो गए हैं। सन 1950 में हमारा गणतंत्र दिवस आ गया है और लोकतंत्र का मतलब है यह लोगों का देश है। हम भारत के लोग हैं और हम इस देश के मालिक हैं, भागीदार हैं। प्रथम चीज़ हमें यह तय करनी है कि हम इस देश के मालिक हैं, भागीदार हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा ये सुनिश्चित है कि जो भी जनसेवक है, लोक सेवक है, जनसेवक चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, चाहे लोक सेवक किसी भी डिपार्टमेंट से हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो लोक सेवक है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के मतलब पैसे से अगर अपना गुजारा करता है तो जनता की सेवा करे। देखिए, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं और देश से ज़्यादा प्यार हमारे देशवासियों से करता हूं। मेरे साथ भी ऐसी कोई घटना घटी होगी, बहुत बड़ी घटना घटी कि एक छोटे छोटे अधिकारी आपको एक गुलामी का एहसास करवा देते हैं, जबकि हम इस देश के मालिक हैं, भागीदार हैं। ऐसी स्थिति में जब हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहाँ पे एक छोटा सा अधिकारी सारी सीमाएं लांघ गया, मतलब अपनी 100% वो भ्रष्ट है, अपराधी है, उसके बावजूद उसका हम कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे हैं और वो हमें गुलामी का एहसास करवा रहा है। और जो लोग उसकी गुलामी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, मतलब हम एक छोटे छोटे अधिकारी की गुलामी करने पे मजबूर हो जाते हैं। और जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो जनसेवक हूँ, जब प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी कहा मैं जनसेवक हूँ। और जो अदालतें हैं, न्याय व्यवस्था है, वो जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है, सारे प्रशासन जनता की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। जबकि हो ये रहा है कि वो जनता को लूट रहे हैं, जनता को कमतरी का एहसास दिलाते हैं। मैं सबसे पहले तो लोगों में सम्मान का भाव पैदा हो, मालिकाना भाव पैदा हो, उसके लिए हमारा मुख्य लक्ष्य है। अच्छा कि बताया कि आप भारत देश से बहुत प्यार करते हैं, भारत देश से सबसे ज़्यादा आप देश की जनता से प्यार करते हैं। हाँ हरीश जी, हम देखते हैं कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, ये मतलब कहीं न कहीं देश को खोखला कर रहे हैं। मिश्रित जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन दोनों चीज़ों का समर्थन करते हुए हमारी जो इकोनॉमी है वो भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में जानी जाती है। इस रूप में आप कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना करते हैं, कैसे ये संभव होगा, थोड़ा सा ये बताएं। देखिए, हम जब स्वतंत्र हुए तो हमारे पास में 3 तरह की आज न्यायपालिका, कार्यपालिका और जिसे कहते हैं विधायिका, 3 तरह की हमारे पास संस्था हैं। हम मेरा तो ये मानना है, ये तीनों अगर जिस दिन ईमानदारी से काम करेंगे, निष्पक्ष काम करेंगे और समय पर काम करेंगे, आपको अपने आप रिजल्ट आना महसूस हो जाएगा। जैसे मैं साइकिल चलाता हूँ तो उसके सारे पुर्जे सही होंगे तो साइकिल चलेगी, अन्यथा साइकिल चलेगी नहीं। तो हमें मतलब देश के हर व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करनी है। तो हम वर्तमान में एक भ्रष्टाचार, लूट और कहते हैं कि अपराध की एक नई परंपरा शुरू हो गई है। जैसे स्पष्ट है, मैं आपको खुले आम बता रहा हूं कि इस देश में आज 5 लाख अरब रुपए का काला धन सुरक्षित
देश के अंदर है, मतलब बाहर नहीं है, भारत में ही है। भारत के अंदर है। अगर हम इसको जब्त कर सकते हैं बहुत आसानी से, और उस 5 लाख अरब का मतलब ज़्यादातर हिस्सा 75-80% हिस्सा तो ज़मीनों के रूप में है। जैसे एक आदमी के पास 1 प्लॉट होना चाहिए, किसी के पास 100 प्लॉट है, तो वो प्लॉट तो आसानी से जब्त किए जा सकते हैं। अगर 5 लाख अरब रुपया जब्त कर लिया जाए तो प्रति परिवार को 50 लाख रुपए सुनिश्चित मिलेंगे, और प्रत्येक परिवार को सालाना 3 लाख रुपए का रोजगार न्यूनतम मिलना चाहिए। उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, चिकित्सा मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए। हम हमारे संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश का सबसे गरीब आदमी, जो गांधी जी ने कहा अंतिम व्यक्ति को फ़ायदा मिलना चाहिए, तो मेरा ये मानना देश का सबसे गरीब आदमी वो हो जिसकी सालाना आय 25,000 रुपये महीना हो, तब जाके हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर पाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त कहने से साधारण बात नहीं है, इसके लिए कई रास्ते हमें तय करने पड़ेंगे। नहीं, आम नागरिक उसमें क्या करे, वो कैसे अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त होते मतलब प्राप्त कर सकता है, वो क्या एफर्ट लगा सकता है? वो बिल्कुल आम नागरिकों के लिए ही हमारा ये मंच है कि आम नागरिक आप अपने आप को किसी की गुलामी करना बंद करें, स्वयं को मालिक समझें, क्योंकि आप देश के भागीदार हैं। ये 130 करोड़ लोगों का देश है, और जो अधिकारी है आपके सामने, चाहे जनसेवक है, वो आपकी सेवा के लिए है, न कि वो आपके ऊपर शासन करने के लिए। आप लोग मतलब एक छोटे छोटे अधिकारियों से डरे नहीं, उनके सामने अपनी बात को खुलकर रखें और उनको समय दे काम करने का। जब काम नहीं होता है तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने व्यक्तिगत रूप के लिए ही उनसे लड़ें, आप अपने पड़ोसी के अधिकार के लिए भी लड़िए, शहर के नागरिक के अधिकार के लिए भी लड़िए। हरीश जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो इसकी शुरुआत आपने उदयपुर में करी है, हाँ, और मेरा सीधा सवाल ये है आपसे कि उदयपुर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रभावित किया है? उदयपुर के बारे में थोड़ा स्थानीय स्तर पर बताइए कि सर, यहाँ आपको क्या लगा भ्रष्टाचार के मामले? सर, ये मैं इतिहास हमारा वास्तव में बहुत बड़ा गौरवशाली है। मैं जिस शहर में पढ़ा, जिस यूनिवर्सिटी में मैंने शिक्षा पाई, जहाँ मैं रहता हूँ, इस शहर का एक सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ लोग दूसरे शहर से ज़्यादा जागरूक हैं। लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, बोलते हैं, मगर वो लोग बिखरे हुए हैं। जब मैंने देखा कि हम बिखरे हुए लोग बहुत हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, देश निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि इन्हीं लोगों को जोड़कर एक मॉडल स्वरूप हम उदयपुर से शुरुआत करें। और इसी बदौलत हम इन्हीं लोगों से चर्चा करते करते हमने एक प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस की लूट के खिलाफ अभियान चालू किया, जिसका हम मतलब सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी लेके आ गए हैं, मगर लागू करवाने की अभी लड़ाई बाकी है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को जोड़ने में सफल हैं। सभी विचारधारा को हम मतलब सभी विचारधारा के लोगों को हमने जोड़ा है। हम किसी विचारधारा के खिलाफ भी नहीं है, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि वो विचारधारा ईमानदारी पूर्ण हो उसकी। नहीं सर, लेकिन लोग जैसे यहाँ के स्कूल माफिया, प्राइवेट स्कूल माफिया कहते हैं कि भैया हरीश सुवाल का है ना, यहाँ के लोगों को भड़का रहा है। क्या इसका मतलब आपके मन में क्या खाका है? ये बात सही है क्या? उनका आरोप ये सही है? नहीं, मैं कभी भी लोगों को भड़काने वाली स्थिति में नहीं है। मैंने उनको यही कहा है कि भाई आप फीस का निर्धारण ईमानदारी पूर्ण कर दें। हम स्कूल का नुकसान कतई नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्कूल का अगर नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा तो बंद हो जाएगा, तो हम बंद नहीं होना देना चाहते हैं। आप पूरी फीस लीजिए, ईमानदारी से पढ़ाइए, बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़े, बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। एक बच्चा जो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि बच्चे के ऊपर बहुत मानसिक दबाव आ रहा है। आपने देखा होगा कि कोटा में अभी आत्महत्या की कुछ बच्चों ने, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको भी समझना है। हमें हमारे भारत के भविष्य के नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना है। अरे जी, एक मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे जो करप्शन हो रहा है, उसको तो आप चाहे वो प्रवर्तन निदेशालय जैसे ईडी के रूप में, या फिर जो आप हमारे जो एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो है उसके माध्यम से रोका जा सकता है, और जनता की जागरूकता से रोका जा सकता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में करप्शन हो रहा है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गवर्नमेंट से या बाहरी देशों से फंड उठाते हैं, वो फंड यहाँ पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में आपका क्या कहना है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, ये वास्तव में ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप हर सेक्टर में हमें देख रहे हैं कि हर सेक्टर में लोग देख रहे हैं कि शॉर्टकट रास्ते से व्यक्तिगत फ़ायदे की बात होती है।
अब जो लोग इस देश में मैं खुलेआम कहता हूं कि 99% लोग ईमानदार हैं, अतः जिन लोगों ने 100% अपराध किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप एक भ्रष्टाचारी को सज़ा दीजिए, आप मैं कह रहा हूँ 1000 भ्रष्टाचारी अपने आप रुक जाएंगे, वो अगले दिन से सही व्यवस्था में आ जाएंगे। हो ये रहा है कि हमारी न्यायपालिका पूरी तरह पंगु हो चुकी है, वो समय पर न्याय ही नहीं देती है। क्या कारण है इसके, आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे जिम्मेदार कारक है? सर, जिम्मेदार कारक ये है कि जिस देश की 3 पहिए की साइकिल है, ये मान लीजिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जी, इन तीनों का समन्वय जरूरी है। अच्छा। और समन्वय में आपने देखा कि आज सुबह के अखबार में मैंने पढ़ा कि 48% कार्रवाई में लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी, जबकि देश की समस्याएं कितनी हैं। मैं तो कह रहा हूँ 48 घंटे पे क्यों कर दिया, 48% पे आप 200% तक क्यों नहीं करते काम? आप काम ही नहीं करना चाहते हैं, हमारी सरकारें काम नहीं करना चाहती है। स्थिति ये है कि हमें खुशी तब होती कि वो कहते हैं कि हमने काम तो 4 घंटे करना था, हमने 8 घंटे किया। जुडिशरी करना चाहती है, जुडिशरी भी काम नहीं करना चाहती, जान करके क्या है कि जितनी संख्या होनी चाहिए जजों की, वो जजों की संख्या नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट में 40% पद खाली पड़े हैं। अच्छा। और लोगों को जो इमरजेंसी न्याय है वो भी 3-3 साल लग जाते हैं, तो लोगों को न्याय ही नहीं मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा सीधा भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और लुटेरों को मिलता है। समय पर न्याय नहीं मिलना सबसे बड़ा अन्याय है। अच्छा। एक निवेदन आप सभी भारतवासियों से खुल के कहना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह देश आपका है और इस देश का राजनीति से, देश की हर बात से आपके जीवन में फ़र्क पड़ता है। अतः आप गलत बातों के खिलाफ एकजुट होइए, अपने प्रत्येक नागरिक के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़िए। यहीं से शुरुआत होगी और ख़ास तौर से आप उन लोगों से भी जुड़े रहिए जिनको पता है कि संविधान क्या है। संविधान की किताब खरीदें, पढ़ें और समझें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। हमारे रक्षित जी परमार जो रात दिन इन बातों के लिए रहते हैं कि हर चीज़ बेहतर तरीके से अंजाम दी जाए, आगे बढ़ें और लोगों को जागरूकता करने के लिए काम कर रहे हैं। जिस प्रकार हम प्रत्येक दिन हमें प्रयास करते हैं, घर को साफ़ करते हैं, खाना बनाने के लिए प्रयास करते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, उसी तरह अगर देश को आपको निर्माण करना है, महान बनाना है, तो हमें गलत चीज़ों को साफ़ करना है, नई चीज़ों का निर्माण करना है, मिलजुल कर आगे बढ़ना है। धन्यवाद रक्षित परमार जी। पुनः